हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शेखावाटी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश जहांगीर आपको राजस्थान जीके पढ़ाऊंगा और राजस्थान जीके में पहला टॉपिक है अपना राजस्थान एक परिचय। राजस्थान एक परिचय, इसमें अपन देखेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, यानी सामान्य जानकारी। क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, भारत की जनसंख्या में कितना प्रतिशत है, क्षेत्रफल में भारत में कौन सा स्थान है, जनसंख्या में कौन सा स्थान है, इसका आकार कैसा है, विस्तार कितना है, कौन कौन से गांवों से सीमा लगती है, कौन कौन से राज्य से सीमा लगती है, कौन कौन से देश से सीमा लगती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन अपना जो राजस्थान है। इस राजस्थान का ये है जो नाम है, ये नाम कैसे पड़ा, ठीक है। इस नाम की यदि हम बात करें तो भारत के इतिहास में चलते हैं अपन। भारत के इतिहास में 647 ईस्वी में हर्षवर्धन नामक शासक की मृत्यु हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। यह वर्धन वंश का शासक था जो 606 ईस्वी में शासक बना था और 647 ईस्वी के अंतर्गत इसकी मृत्यु हुई थी। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में जो आज हम भारत की विशेषता देखते हैं, अनेकता में एकता, ये जो नाम है एकता, इस एकता के अंतर्गत प्राचीन काल से ही भारत के अंतर्गत ये शब्द काफी चर्चा में रहा। कैसे? जैसे भारत में सर्वप्रथम साम्राज्य की बात करें अपन तो भारत में सबसे पहले साम्राज्य आया मौर्य साम्राज्य। कौन साम्राज्य आया? मौर्य साम्राज्य। यह वो साम्राज्य था जिसने सर्वप्रथम भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया। मतलब एकता के सूत्र में बांधने का मतलब क्या हुआ कि पूरे भारत में एक जैसी सत्ता और एक नेता, एक जैसी सत्ता यानी एक नेता। इसका यदि हम वर्तमान में यदि अर्थ लें तो वर्तमान में इसका अर्थ होता है, राजनीति विज्ञान में एक शब्द आता है केंद्रीयकरण। क्या नाम आता है? केंद्रीयकरण। यानी शासन की सारी शक्तियां केवल एक ही हाथों में केंद्रित होती है और उस शक्ति का नाम है सम्राट। क्या नाम है? सम्राट। यानी शासन की समस्त शक्तियां किसके हाथों में होती थी? सम्राट के हाथों में होती थी। उसके बाद में भारत में आया गुप्त साम्राज्य। इस गुप्त साम्राज्य ने भी भारत के अंतर्गत पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया। इसके बाद भारत में हुआ कौन सा साम्राज्य? वर्धन साम्राज्य। और वर्धन साम्राज्य के अंतर्गत शासक हुआ कौन? हर्षवर्धन। हालांकि इस व्यक्ति ने भी एकता, पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया, लेकिन यह उतना सफल नहीं हो पाया जितना कि मौर्य हुए थे या गुप्त हुए थे। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन, जैसे ही इसकी मृत्यु हुई, क्योंकि भारत के अंतर्गत इसकी मृत्यु के बाद ऐसा कोई शासक नहीं हुआ जो पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध सके, इसलिए पूरा भारत है वो अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो गया। ऐसे ही यदि हम बात करें तो भारत में इस समय 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, यानी तुर्कों के आगमन तक
से लेकर 12वीं शताब्दी तक का काल, यह काल भारत के इतिहास में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। किस काल के नाम से जाना जाता है? राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। उस समय भारत के अंतर्गत उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में अनेक राजपूत वंशों का उदय हुआ। ठीक है, उसी राजपूतों में अनेक राजपूत वंश ऐसे थे जो कहां आए थे? इस राजस्थान के अंतर्गत पैदा हुए थे। ठीक है, राजस्थान का प्राचीन नाम, इसका नाम है राजपुताना। क्या नाम है? राजपुताना। यह राजपुताना नाम इसी राजपूत जाति के नाम पर राजस्थान का पड़ा। और यह जो नाम है, यह नाम एक अंग्रेज इतिहासकार है जिसका नाम है जॉर्ज थॉमस। इस जॉर्ज थॉमस ने सन 1808 ईस्वी में इस भूभाग को क्या नाम दिया था? राजपुताना नाम दिया था। इसके बाद बात करें अपन धीरे धीरे कालांतर में यही नाम परिवर्तित होकर क्या नाम हो गया? राजस्थान नाम हो गया। और ये जो राजस्थान नाम है, ये सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड ने दिया था। यह नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? कर्नल जेम्स टॉड ने दिया था। इस कर्नल जेम्स टॉड की एक पुस्तक है जिसका नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये इस कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, जिसमें इस कर्नल जेम्स टॉड ने इस भूभाग को सर्वप्रथम क्या नाम दिया था? राजस्थान नाम दिया था। यह बात हो गई कि राजस्थान नाम कैसे पड़ा। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल, इसकी चर्चा करें अपन तो बहुचर्चित प्रश्न है ये। तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, यह है राजस्थान का क्षेत्रफल। अब भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यह है भारत का क्षेत्रफल। इस भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत है? 10.48% है। और क्षेत्रफल में पूरे भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान। नवंबर 2000 से पहले, नवंबर 2000 से पहले भारत का पूरे राजस्थान का पूरे भारत में दूसरा स्थान। कौन सा स्थान था? दूसरा स्थान था। लेकिन जो प्रथम स्थान पर था वो था मध्य प्रदेश। कौन सा था प्रथम स्थान पर? मध्य प्रदेश। लेकिन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हो गया? छत्तीसगढ़ राज्य है वो अलग हो गया। और छत्तीसगढ़
जनसंख्या, जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या प्रति 10 वर्षों में होती है। कितने वर्षों में होती है? 10 वर्षों में। पीछे वाली जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 2011 में, और 2011 में 10 वर्षों में तो कितनी आएगी? 2021। यानी आगे आने का जनगणना है वो कब होगी? 2021 में होगी। 2021 से चूंकि अभी तक आई नहीं है, हालांकि अब वर्तमान में जनगणना चल रही है, लेकिन इसके आंकड़े हमारे पास अभी तक नहीं आए। इसलिए अपन कौन सी जनसंख्या पर आधार मानेंगे? 2011 की जनगणना को ही अपन क्या मानेंगे? यहां पर आधार मानेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437 कितनी है? 6,85,48,437। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.6% है। यानी राजस्थान की जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 5.6% है। और क्षेत्रफल में पूरे भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान आता है। ठीक है, उसके बाद चर्चा करते हैं अपन राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार तो विस्तार देखो, ये अपन एक स्केल बनाते हैं। यहां स्केल बना ली। अब देखो ये दिशा कौन सी है? नॉर्थ। ये दिशा कौन सी है? साउथ। ये दिशा कौन सी है? ईस्ट। और ये दिशा कौन सी है? वेस्ट। ठीक है, अब देखो राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला नाम है गंगानगर। राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला नाम है बांसवाड़ा। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला नाम है धौलपुर। और राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला जाना पहचाना जिला है, नाम क्या है? जैसलमेर। ठीक है, अब चारों दिशाओं में चारों जिलों की तो बात हो गई, लेकिन प्रश्न यहां पर यह है कि जिला तो बहुत बड़ा होता है। इन चारों दिशाओं में वो अंतिम छोर कौन सा है? यानी वो अंतिम गांव कौन सा है जिस गांव के बाद अन्य राज्य या अन्य देश की सीमा शुरू हो जाती है? वो अंतिम बिंदु कौन सा है इन चारों दिशाओं में? राजस्थान का वो गांव, जाहिर सी बात है इन चारों जिलों में ही होगा, लेकिन वो गांव या वो अंतिम बिंदु हमें यहां पर पढ़ना जरूरी है। तो गंगानगर जिले का तो कौन सा गांव है? तोड़ा गांव। जैसलमेर जिले का कौन सा गांव है? कटरा गांव। बांसवाड़ा जिले का कौन सा गांव है? गोरकुंड गांव। और धौलपुर जिले का कौन सा गांव है? शिलांग गांव। ठीक है, ये बात हो गई राजस्थान की चारों दिशाओं में विस्तार की। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई। ये है राजस्थान की लंबाई और ये है राजस्थान की चौड़ाई। राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर, राजस्थान की चौड़ाई 869 किलोमीटर, लगभग बराबर। 826 869 लगभग बराबरी। उसके बाद चर्चा करें अपन। आप प्रश्न यहां पर आपको 3 प्रकार से पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है? कंफ्यूजन मत होना बिल्कुल भी। कैसे?
तीन प्रकार के प्रश्न कैसे पूछ सकता है? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 826। राजस्थान की कोणा गांव से बोरपुर गांव तक की लंबाई कितनी है? 826। राजस्थान की लंबाई कितनी है? 826। इसी प्रकार से चौड़ाई के भी तीन प्रश्न बनते हैं। राजस्थान की सिलान गांव से कटरा गांव तक लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर। और राजस्थान की चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई राजस्थान के विस्तार की। अब बात करते हैं राजस्थान का आकार। आकार की चर्चा करें अपन। तो आकार देखो राजस्थान का, देखा है मानचित्र राजस्थान का? आशा है सभी ने देखा होगा। कुछ इसी तरह से होगा। आकृति कैसी लग रही है? नीचे एक पंखोड़ लगा देते हैं अपन इस तरह से। आकृति कैसी हो जाएगी? पतंग जैसे। कैसी हो जाएगी? पतंग जैसे, यानी पतंगाकार। ये तो बात हो गई इसकी स्थानीय बोलचाल की भाषा में, जो अपन साधारणतया बोलते हैं उस भाषा में। तो कौन सी आकृति हो गई? पतंगाकार। अब भूगोल की भाषा में बात करें या हम गणितीय भाषा में बात करें, तो गणितीय भाषा में इसकी आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज। आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज। यह है राजस्थान की आकृति। उसके बाद चर्चा करें अपन राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति। ग्लोबीय स्थिति का अर्थ यह है कि राजस्थान ग्लोब में कहां स्थित है? राजस्थान ग्लोब में कहां स्थित है? ग्लोब देखा है? ग्लोब के अंदर दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। एक तो होती है आड़ी रेखाएं और एक होती है खड़ी रेखाएं। खड़ी रेखाओं को अपन क्या बोलते हैं? देशांतर। और आड़ी रेखाओं को क्या बोलते हैं? अक्षांश। ठीक है, पहले ग्लोब के बारे में बता देता हूं आपको। ग्लोब एक काल्पनिक पृथ्वी है। ग्लोब क्या है? एक काल्पनिक पृथ्वी है। कैसे है? जैसे अपन विभिन्न स्थानों की दूरी को मापने के लिए, या हम यूं कहें कि पूरी पृथ्वी को मापने के लिए अपन ने इस ग्लोब का निर्माण किया है। और इस ग्लोब में अपन ने काल्पनिक दो प्रकार की रेखाएं खींची हैं। कौन कौन सी? अक्षांश और देशांतर। अक्षांश से तो इस तरह से यह हो गया अक्षांश। देशांतर ये देशांतर लो। ठीक है, इन संख्याओं की बात करें पर तो ग्लोब के अंतर्गत 360 तो क्या है? देशांतर रेखाएं। और 180 क्या है? अक्षांश रेखा। 180 तो क्या है? अक्षांश रेखा है। और देशांतर रेखा कितनी है? 360। अब बात करते हैं अपन इन दोनों रेखाओं के बारे में। कैसी बात करें अपन? देखो, सबसे
जलवायु का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है? जलवायु का। उस प्रदेश में मौसम कैसा रहेगा, कितनी हवाएं चलेगी, कैसा तापमान रहेगा, कितनी वर्षा होगी, इन सब का निर्धारण कौन सी रेखाएं करती हैं? अक्षांश रेखाएं करती हैं। इसके अलावा देशांतर रेखाओं की बात करें पर, तो देशांतर रेखाएं किसी भी प्रदेश का क्या निर्धारित करती हैं? समय का निर्धारण करती है। समय का निर्धारण कैसे करती है वो भी देख लो। उससे पहले अपन बात करते हैं सबसे पहले अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 180। अब देखो, ये पूरी पृथ्वी को अपने दो भागों में बांट दिया, यहां पर बांट दिया। अब इन पूरी जो सात देशांतर रेखाएं हैं, ये किस में मापी गई है? डिग्री में मापी गई है। इसमें मापी गई है डिग्री में। अब देखो, ये जो 180 है, ये 180 में से ये जो रेखा है आपकी, जिसको बोलते हैं अपन 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो कि पूरी पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। अब चूंकि पूरी पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से होकर गुजर रही है, कहां से? बिल्कुल मध्य से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? भू मध्य। क्या नाम पड़ गया? भू मध्य, यानी भूमध्य रेखा 0 डिग्री से गुजर रही है। अब इस 0 डिग्री के उत्तर साइड में इनमें से 90 और बाकी जो 90 बच गई वो किस साइड में? भूमध्य रेखा के दक्षिण में। समझ आ गई बात? अब बात करते हैं 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। 23.5 डिग्री तो उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में। सबसे पहले बात करें पर, ये जो रेखा है भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा पूरी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर रही है, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग। अब इनको अपन भूगोल की भाषा में बोल देते हैं गोलार्ध। क्या बोल देते हैं? गोलार्ध। ऊपर वाली दिशा कौन सी है? नॉर्थ, यानी उत्तर। तो ऊपर वाला कौन सा हो गया? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाली दिशा कौन सी है? दक्षिण, इसलिए नीचे वाला गोलार्ध कौन सा हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में। कहां से? इस भूमध्य रेखा से। भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी रेखा है? मकर रेखा। कौन सी रेखा है? मकर रेखा। पूरे विश्व में अफ्रीका महाद्वीप ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिनमें से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। बाकी ऐसा कोई सा महाद्वीप नहीं है। ठीक है? इसके अलावा अब देखो, ये तो बात हो गई अपनी अक्षांश रेखाओं। अक्षांश रेखाएं किसका निर्धारण करती हैं? जलवायु का। और देशांतर रेखाएं किसका निर्धारण करती हैं? समय का। अब आगे बढ़ते बात करते हैं अपन देशांतर रेखाओं। ये लो जी, जिस प्रकार से ये 0 डिग्री से भूमध्य रेखा पूरे विश्व को दो भागों में विभाजित कर रही है, उसी प्रकार से पूरे विश्व को दो भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा है देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा। चूंकि ये जो देशांतर रेखा है ये पूरी इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक शहर से, कौन से शहर से? ग्रीनविच नामक शहर से होकर के गुजरती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ग्रीनविच रेखा। यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा को अपन किस नाम से जानते हैं? ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई बात? उसके बाद बात करते हैं अपन, जिस प्रकार ये जो रेखा है भूमध्य रेखा, ये पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार ये जो ग्रीनविच रेखा है ये भी पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है। इधर
दिशा कौन सी है? ये पूरब, और इधर वाली दिशा कौन सी है? पश्चिम। इसका मतलब ये इधर वाला तो क्या हो गया? पूर्वी देशांतर, और इधर वाला क्या हो गया? पश्चिमी देशांतर। ठीक है, उसके बाद चर्चा करें अपन इस रेखा के बारे में। देशांतर यानी जो समय का निर्धारण करती है ये रेखाएं, वो कैसे करती है? समझो ध्यान से। ये जो 360 अपने देशांतर रेखाएं बनी है, उन 360 में से 180 तो पूर्व में और 180 ही पश्चिम में। ठीक है, अब देखो ये देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों पर मिलती है। कहां पर मिलती है? ध्रुवों पर। ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव है, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव है। कैसे मिलती है? देखो यहां से ये चली और आके कहां मिल गई? ये लो दक्षिणी ध्रुव में। ये यहां से चली और यहां पर कैसे होकर के यहां पर आकर के मिल गई। इसी प्रकार से ये देख लो, ये यहां से चली और यहां पर आकर के इस दक्षिणी ध्रुव में मिल गई। यानी उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कौन सी है? ये देशांतर रेखा है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि यहां से अपन रवाना हुए इस 0 डिग्री से, ठीक है, और इधर अपन आएंगे तो यहां पर कौन सी कितना डिग्री होगा? कितना डिग्री होगा? अभी मैंने बताया आपको कि 180 डिग्री तो पूर्व में और 180 ही पश्चिम में। इसका मतलब यहां पर यदि अंत में अपन आएंगे तो यहां पर कौन सी रेखा होगी? 180 डिग्री, और इधर भी ये कौन सी रेखा होगी? 180 डिग्री। समझा गई बात? अब देखो ये 180 डिग्री पूरी पृथ्वी का वृत्त बन गया, बन गया ना? ये यहां पर आकर के मिल गई, और ये जो सबसे आखिर में है ये भी यहां पर आकर के मिल गई। सबसे बड़ा वृत्त बन गया। यही वो रेखा है, यही वो रेखा है जिससे पूरे विश्व का समय निर्धारित किया गया है। कौन सी रेखा है? 180 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी रेखा है? 180 डिग्री देशांतर रेखा। इससे पूरे विश्व का समय निर्धारित किया गया है। क्योंकि ये जो रेखा है पूरे विश्व का समय निर्धारित करती है, इसलिए इस रेखा को अपन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, अब देखो समय कैसे निर्धारित करते हैं? कैसे निर्धारित करते हैं वो भी देख समझो ध्यान से। एक चीज ध्यान रखना यहां पर, क्या ध्यान रखोगे? वो बात यह है कि पूरब की ओर जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर क्या होता है? समय घटता है। पूरब की ओर जाने पर क्या होता है? समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है। कैसे घटेगा देखो, और कैसे घटेगा और कितना घटेगा वो भी समझो ध्यान से। सूर्य की किरणें, ध्यान से सुनो ना यहां पर, सूर्य की किरणें एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। कितने मिनट का समय लेती है? 4 मिनट। समझा की बात? अब 4 मिनट का समय यदि अपन को एक देशांतर में लगता है तो 180 डिग्री यदि हमने पार कर लिया तो 180 डिग्री 180 गुणा 4 यानी 720 मिनट। और यदि इसको अपन घंटे में परिवर्तित करें तो 12 का भाग लगा दें तो कितने हो गए? सॉरी 20 मिनट यानी 7 का भाग लगा दें, इसका भाग लगा दें, 7 का भाग लगा दें तो कितना हो जाएगा? 12। यानी कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। तो तात्पर्य क्या हुआ? यहां से अपन यहां तक पहुंचे 180 डिग्री पर तो कितना समय का अंतर आया? 12 घंटे। कितना अंतर आया? 12 घंटे। अब 12 घंटे घटेगा कि बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा देखो, यहां से अपन रवाना होकर किस दिशा में आ रहे हैं? ये दिशा कौन सी है?
पूरब। कौन सी दिशा है? पूरब। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि पूरब की ओर आओगे तो समय क्या होगा? बढ़ेगा, और यहां से रवाना होकर पश्चिम की तरफ जाओगे तो क्या होगा? समय घटेगा। अब यदि यहां से रवाना होकर यहां पहुंच गए तो कितना समय बढ़ गया? 12 घंटे का समय बढ़ गया। कितने घंटे का समय बढ़ गया? 12 घंटे। और यहां से रवाना होकर यहां पर चले गए तो कितना समय घट गया? 12 घंटे। ठीक है, यानी 12 घंटे ये और 12 घंटे ये इधर वाले, कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी पृथ्वी पर पूरा एक दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है। समझा की बात? ये है अपनी राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति। ठीक है, धन्यवाद। बाकी अपन आगे वाले टॉपिक में करेंगे।